हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से वही परेशानी, फिर से वही टेंशन, मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और मैं आपको लगातार ये बोल रहा था कि भाई जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, दूसरी साइड में ऐसा ही है स्ट्रेट जिसको कहते हैं बबल मंदेब। भाई उसके ऊपर भी यहाँ पर अब हमला शुरू कर दिया है। ईरान की एक स्टैब्लिशमेंट है जिसका नाम है हूतीज़, यमन के अंदर। वो दूसरी साइड में आता है, सऊदी अरेबिया और जो अफ्रीका है जिसको हम रेड सी कहते हैं, लाल सागर है, वहाँ से वो स्ट्रेट निकलता है। और जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नैरो पैसेज है ना, ऐसे ही वहाँ से पैसेज है। भाई उस पे हूतीज़ जो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, ईरान जिसको सपोर्ट करता है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के कुछ जो शिप्स हैं उस पे हमला कर दिया। अब इसकी वजह से प्रेशर और बढ़ने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ये मत भूलिएगा। और वहाँ पर भी अगर पैनिक हो गया, क्योंकि वहाँ से भी 10 से 15% क्रूड ऑयल की सप्लाई हो रही थी। और जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज किया है तो सऊदी अरेबिया जो था, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, उस रास्ते से कोशिश कर रहा था कि भाई तेल की भरपाई दुनिया में की जा सके। लेकिन अगर वो भी बंद हो गया तो आप कह लीजिए कि कितनी मार्केट के अंदर हाहाकार मच सकती है या प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही कुछ कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट मतलब है 20% क्रूड ऑयल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। वो स्टॉप होने के बाद में वैसे ही एक बार हम $100 के पार झटका देख चुके हैं क्रूड ऑयल का। और अगर ये भी बंद हो गया, 10-15% की सप्लाई वहाँ से आती है, लोग ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे थे, वो भी बंद हो गया तो सोचो क्या और मुसीबत हो सकती है। और इसी टेंशन की वजह से क्रूड का प्राइस ऑलरेडी $100 को छूने की कगार पे दोबारा आ गया है। गोल्डमैन सैक का तो ये भी कहना है कि भाई साहब इस साल के एंड में अगर ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है, $120 दोबारे जाता देखने को मिल सकता है। और आप कह लो 13वां दिन है और ईरान और अमेरिका एक दूसरे पे लगातार हमले यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। अब इसकी वजह से जैसे ही ये स्ट्रेट बबल मंदेब पे जो है अटैक हुआ, उसके बाद आप देखो पैनिक तो है ही। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो है ट्वीट भी निकल के आया, मैसेज भी निकल के आए, अभी वीडियो भी निकल के आई है कि भाई साहब ईरान जो है 50 साल से न्यूक्लियर वेपन हम बनाने देंगे कोशिश कर रहा है। और ये सारी ब्ला ब्ला ब्ला। और घूम फिर के उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर वहाँ पे अटैक होगा तो समझ लीजिए ईरान जो है, ईरान पे जो है हम अटैक करेंगे और वहाँ पर अटैक करेंगे। तो घूम फिर के आप कह लो कि टेंशन दोबारे यहाँ बढ़ते देखने को मिल रही है। जो पिछले हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा लगा था ना राहत देखने को मिल रही है, भाई वो दोबारे से यहाँ पे अब पंचर हो रहा है। और यूएसए की मार्केट पे मेरी खास नज़र है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कल भी 1% से ज़्यादा टूटी हुई थी ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट की आज हालत देख सकते हो, वो भी लगातार यहाँ प्रेशर के अंदर है। और अल्टीमेटली उसका प्रेशर गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी उस पर देखने को मिल रहा है। ये सारा मामला ऑलरेडी चल रहा है। थोड़ा सा और बताने समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर हो तो भैया क्या सिचुएशन में है, क्या ईटीएफ वाले कर रहे हैं, क्योंकि ईटीएफ पिछले 2 हफ्तों से पॉजिटिव इन्फ्लो आना शुरू हुआ था तो एक उम्मीद जगने लगी थी। 58 से 67-66,000 डॉलर्स पे बिटकॉइन का प्राइस चला गया था। अब दोबारा हम 64-65,000 डॉलर्स पे आ गए हैं, क्योंकि जो बिटकॉइन के ईटीएफ हैं उनके अंदर अब सेलिंग दोबारा से देखने को मिल रही है। तो आप कह लीजिए बहुत कुछ चल रहा है जो हमें समझना है। लेकिन ये एक बात मत भूलिएगा, हिस्टोरिकली डाटा के डॉट को कनेक्ट करो, ग्लोबल हालात को कनेक्ट करो, ओवरऑल सिचुएशन को कनेक्ट करो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई अभी भी हमें बहुत संभल के कुछ करना है। रिकवरी के चांसेस हैं, लेकिन रिकवरी से ज़्यादा जो ग्लोबल हालात ये बना के बैठे हुए हैं, भाई किसी पे भरोसा किया नहीं जा सकता। और मैं बार बार यही आपको बोल रहा हूँ कि हाँ उम्मीद रखो, कुछ पार्ट में कर रहे हो, अच्छे लेवल्स पे आ रहा है तो देखो, लेकिन अपने पास कुछ ऐसा बचा के रखो आने वाले टाइम के अंदर बुरे हालात हों। क्योंकि इस टाइम पे लास्ट वीडियो भी चेक कर लीजिएगा, बिटकॉइन एक टेक कंपनी की तरह या क्रिप्टो करेंसी एक टेक कंपनी की तरह यूएसए की रिएक्ट कर रहा है। यूएसए की मार्केट ऊपर अच्छी जाती है, टेक कंपनीज अच्छा करती हैं, तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी अच्छा करती है। अब यहाँ पर हवा निकली कल, उसके ऊपर आप देखो गोल्ड, सिल्वर और अल्टीमेटली बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी सब यहाँ नीचे आते दोबारे से देखने को मिल रहा है। तो हमें हर चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करना है ना कि भाई मामला क्या चल रहा है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पर हमें सब कुछ संभाल के करने की कोशिश करना है। मैं लगातार आपके साथ में बना ही हुआ हूँ, अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि भाई सिचुएशन कैसी भी हो मैं आपके साथ यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हो आपको बताने की, टेक्निकली क्या लगता है, सपोर्ट कहाँ है, सब बताने की शुरू जो है कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब तक दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, तो आप कह लो कि यार कोई भी आप एसेट क्लास के अंदर हो, इस टाइम तो गोल्ड सिल्वर नहीं बच रहे हैं, बिटकॉइन तो फिर भी अमेरिकन मार्केट के जो है पे रिएक्ट कर देता है, तो सेफ हेवन एसेट नहीं बच रहे हैं, तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कहाँ से बचेगी। तो हमें थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि यार ये मैटर क्या किस और जा रहा है। अब दूसरे स्ट्रेट की क्लोज होने से या उसके ऊपर पैनिक होने से क्या शिप वहाँ से जाएंगे, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं भाई वो सेफ देखती हैं, क्योंकि उनको मिलियंस ऑफ डॉलर में मुआवजा देना पड़ेगा, और वहाँ पे अगर वहाँ से भी जहाज़ जाने लगे तो वो अपना प्रीमियम बढ़ा देंगे या इंश्योरेंस ही नहीं करेंगे, और इंश्योरेंस नहीं करेगी तो कौन सा शिप वहाँ से जा पाएगा। भाई आपको समझने की कोशिश करना है। तो आप कह लो 30-35% जो ग्लोबल क्रूड ऑयल की सप्लाई है उस पर इम्पैक्ट है, और दोबारा $100 की कगार पे क्रूड का प्राइस पहुंच गया। और ये मत भूलिएगा यूएसए के अंदर 43 ईयर्स के अंदर पहली बार ऐसा है कि उनका क्रूड ऑयल जो रिज़र्व है वो भी अब 45 दिन का बचा है। वेनेजुला उनके जो है कंट्रोल में है, उनके पास खुद का ऑयल रिज़र्व है, तब भी क्योंकि उन्होंने क्या किया भाई, जब पिछले बार हालात ख़राब हुए थे ईरान और अमेरिका के बीच में, क्या किया भाई, उनकी कंपनियों ने दबा के पैसा कमाया और क्रूड सप्लाई किया $100 के पार में। सोचा कि भाई जब हालात शांत होंगे फिर $50-55 पे खरीद लेंगे, भर लेंगे माल। तो ये खेल चलता है। तो क्रूड ऑयल रिज़र्व जो कंट्रीज़ होल्ड करके बैठी हैं भाई, वो भी अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, और जितना खपत होती है उतना इतनी आसानी से निकलता नहीं है। इसीलिए जो कई कंट्रीज़ हैं वो क्रूड ऑयल के रिज़र्व को यहाँ मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। अब आप मुझे बताओ, एनर्जी क्राइसिस अगर होंगे, महंगाई की मार पड़ेगी, महंगाई की मार पड़ेगी तो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता देखने को मिलेगा। फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उसका प्रेशर जो यूएसए की मार्केट पे पड़ेगा, और यूएसए की मार्केट यहाँ पर पैनिक के अंदर आती है तो सारी ग्लोबल मार्केट पे उसका असर पड़ता ही है। और महंगाई की मार की वजह से कोई भी, खास कर क्योंकि हर घर की रसोई पे उसका फ़र्क पड़ना है, आम आदमी पे फ़र्क पड़ना है, तो ग्लोबल मार्केट में जब प्रोडक्शन हो रही होगी और मार्केट के अंदर महंगाई की वजह से डिमांड कम होगी, तो यार कंपनियों पे भी तो असर पड़ेगा ना। तो घूम फिर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कोई इस जाल के अंदर इस टाइम पे फंसता देखने को मिल रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दूसरे वाला, जो आप कह लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 2 कहा जा रहा है, रेड सी से जो निकलता है स्ट्रेट बबल मंदेब, ठीक है। तो भाई अगर वो भी हो गया है तो आप कह लो कि पैनिक और प्रेशर वाली बात तो है ना। तो आप समझने की कोशिश करो, और इसी चीज़ की मैं वार्निंग पिछले हफ्ते 10 दिन में मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, बाकायदा इसी चार्ट को दिखा दिखा के आपको बोल रहा था कि भाई यहाँ पे हमला कर सकता है ईरान, अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट को तैयार कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, कि इसकी वजह से अगर एनर्जी क्राइसिस होंगे तो भाई आने वाले टाइम के अंदर आपको क्या करना चाहिए। और ऐसा लगता है ईरान अमेरिका में कुछ कसर रह गई थी, तो ट्रम्प चाचा ने दोबारे से टैरिफ लगा दिया है 60 कंट्रीज़ पे, जिसके अंदर इंडिया और चाइना भी इंक्लूडेड है। आप देख सकते हो जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई है, ग्लोबल मार्केट में उसका प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इंडियन मार्केट पे भी उसका फ़िलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये चीज़ एक ख़त्म नहीं हुई है, दूसरी दोबारा शुरू कर दी है। सुनने में आया था कोर्ट ने जब जो इन्होंने टैरिफ लगाए थे उसको गलत बोल दिया था, तो उसके बाद रास्ते तो ढूंढ रहे थे, और ये रास्ता इन्होंने दोबारे से यहाँ पर ढूंढ लिया है। सेक्शन 301 ड्यूटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेटेड इकोनॉमीज़, ठीक है ना, फोर्स लेबर इंपोर्ट प्रोहिबिटेशन के लिए भाई। तो आप कह लो कि ये इतनी आसानी से भाई दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर कुछ भी करने नहीं देने वाले हैं, और इसका प्रेशर ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे भी देखने को मिल रहा है। साथ के साथ ये मत भूलिएगा, माइकल बरी उसने लगातार वार्निंग दी थी कि भाई ये सब कुछ जो दिख रहा है ना, यूएसए की मार्केट, एआई, ये सब चीज़ें भाई ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट उस कगार पे हैं कब फूटता देखने को मिले। और वो लगातार वार्निंग इसकी दे ही रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई तुम्हें आइडिया भी नहीं है 95% लोगों को कि उन्होंने क्या खरीदा हुआ है। आप समझ सकते हो, आप में से, हम में से ज़्यादातर लोग कुछ भी जो खरीदते हैं ना, वो किसी के कहने पे कुछ कर लेते हैं। अपनी रिसर्च तो हमें पता ही नहीं है ये क्या करता होगा, और हम में से भी, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे। तो यही तो मेरे भाई दिक्कत है ना।
इसी दिक्कत को तो सुधारना है भाई। जब तक आप अपने लिए नहीं पढ़ाई करोगे तो कोई तुम्हारे लिए क्यों पढ़ाई करेगा, वो तो अपना चला जाएगा, किसी का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही, ठीक है ना। तो हमें हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। बाकी ओवरऑल आप समझने की कोशिश करो कि फ़िलहाल अभी सिचुएशन टेंशन के अंदर है, एआई बबल ना फूट जाए, ग्लोबल हालात और ना बिगड़ जाएं, फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो महंगाई बढ़ते देखने को मिले, एनर्जी क्राइसिस। तो किस किस पे बोलूं कि भाई कितने रेड फ्लैग हैं। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट फेड 3 बार बढ़ाता देखने को मिल सकता है। बैंक रेट कह रहा है कि यूएसए की जो बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट जो कह रहा है कि यूएसए की मार्केट में बहुत सारे रेड फ्लैग देखने को मिल रहे हैं। तो भाई जब वहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे रेड फ्लैग के सिग्नल दे रहे हैं तो हम तो आम आदमी है ना, एक आधी रिपोर्ट पढ़ के सोचते हैं हम तो महाज्ञानी हो गए। तो भाई जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो देखी जा छेड़ी ना वाली बात हो जाती है। और यहाँ पर जो बर्कशायर हाथवे है जो कि वॉरेन बफे की कंपनी है, ऑलमोस्ट $400 बिलियन होल्ड करके बैठी हुई है कैश के अंदर कि भाई मौका आएगा, जैसे रिसेशन का आएगा, 2008 जैसा माहौल आएगा या कुछ कोरोना जैसा टाइम आएगा तो कुछ करेंगे, नहीं तो शांति से बैठे हैं। वो भी तो 1 साल से लेके बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, 5, 10, 20 हज़ार रुपये होते हैं, चुल लगी रहती है, अरे ट्रेड लूँ आज ही कमा लूँ, आज ही बना दूं अपने आप को करोड़पति। ये हालात में है और इस हालात में अल्टीमेटली आप सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हो। भाई मैं कई बार ये ज्ञान वाली बात हो जाती है, लेकिन समझाना ज़रूरी है, झिंझोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमने पिछले 10-12 साल में बहुत गलतियां करी हैं। हमने मार्केट को रिवर्सल होते भी देखा और यहाँ पर मार्केट के अंदर हमने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट या हमें अपने आप को भी लूटते पिटते भी देखा। तो भाई कुछ सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको ये हालात समझने चाहिए कि भाई जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बेटर है, ठीक है, यहाँ पे पिच पे बल्लेबाजी करने से बेटर है साइड में खड़े होके ऑब्ज़र्व करना कि भाई ये बॉल जा कैसे रही है, खेलना कैसे है, ना कि घुसने की कोशिश करना, ठीक है ना। ओवरऑल समझने की कोशिश कर रहे होगे और होल्ड करके बैठे हो तो भाई आपको तो लॉन्ग टर्म का तो एक ही है, जिसने लंबे समय में रखा है तो बिटकॉइन ने भी उसको निराश नहीं किया। 3-4 साल में हमेशा ऐसा मौका आता है, बिटकॉइन बॉटम भी बनाता है लेकिन फिर अपना ऑल टाइम हाई भी बनाता है। लेकिन वो पेशेंस, वो टाइम, वो समय हम लाएं तो लाएं कहाँ से, क्योंकि आधे ज़्यादातर लोग तो यही सोच के आए ना कि यहाँ रातों रात पैसे बनते हैं, करोड़पति हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, जो होना होता तो वो चला गया और लाखों में एक बंदा होता है जो ऐसे काम कर पाता है, ठीक है। अब ये ओवरऑल चल रहा है। अब इन डॉट्स को आपने कनेक्ट करना है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो भाई लाइक कर दो, हमें फॉलो कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। अब इसके अलावा बात करते हैं तो भाई बिटकॉइन के ETF हमारे को और परेशान कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से लगातार बाइंग कर रहे थे, लेकिन कल 3,500 हज़ार बिटकॉइन उन्होंने सेल करे और उसका एक बड़ा सिंपल सा चीज़ देख रही है, यूएसए की मार्केट बड़ी गिरी हुई थी। आज भी लगता है अगर यूएसए की मार्केट गिरेगी तो भाई पैनिक आता देखने को मिल सकता है। तो ये हमने क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि भाई हमसे डायरेक्टली रिलेशन वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन कई सिग्नल, कई चार्ट ये भी बता रहे हैं कि $60,000 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट भी है, टेक्निकली भी मैंने आपको बताया, और कई इंडिकेटर्स भी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो भी देखते हैं, वो उसी के आसपास आ रही है जहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद है। तो 50 मंथ और 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 62,500 और 59,000 पे आती है, इसको देखना है कि भाई मंथली कैंडल इसके नीचे 59,000 के नीचे क्लोज होती है कि नहीं। पिछले मंथ की हुई थी, अगर ऐसा होता है तो समझ लो हम $50,000, और नहीं होता तो एक राहत की सांस लेना कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे फ़िलहाल बिटकॉइन को सपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री हो सकती है, और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोच सकते हो पार्ट में बाइंग के लिए देख रहे हो तो ये एक लेवल हो सकता है। बाकी $50,000 के नीचे आए, हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, जुलाई जितना अच्छा होता है अगस्त सितंबर उतने ही खतरनाक होते हैं। 4 महीने ही पिछले 13 साल में अगस्त में सिर्फ पॉजिटिव रहे हैं, सितंबर में 5 महीने रहे हैं 13 साल के अंदर। तो आप समझ लो मतलब 5 बार ही ऐसा हुआ 5 साल जो है पॉजिटिव रहे हैं। ऐसे ही अगस्त के अंदर 4 साल ही पॉजिटिव रहे हैं 13 साल के अंदर। तो आपको समझने की कोशिश करनी है कि आने वाले 2 महीने इतने आसान नहीं होने वाले हैं। थोड़ा सा हमें इन सारी चीज़ों को देख के चलना है। मिड टर्म इलेक्शन भी है यूएसए के अंदर, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ चल रहा है और हमें हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है। फ़िलहाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बिटकॉइन को अगर कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पर वो जो मैंने बताया 59 से $62,000 एक सपोर्ट जोन है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी।
और अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 67-68,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद जाते हो तो ऑलमोस्ट आपको 74,000 फिर 80,000 के ऊपर इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलती है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए अभी बहुत लंबा सफ़र करना है। लेकिन कई लोग स्टैंडर्ड चार्टर जैसे अभी भी बोलते हैं कि इस साल के एंड में बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 भी जा सकता है। अब वो जाएगा कि नहीं जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि पार्ट में अगर कुछ कुछ कर रहे हो और थोड़ा लंबा विजन रख रहे हो तो यहाँ पर बिटकॉइन आपको निराश नहीं करना चाहिए। इथेरियम के लिए अच्छा स्ट्रांगली अभी भी है $1,800 के ऊपर, लेकिन 1500 1550 पे आए तो यहाँ फोकस किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में इथेरियम को भी देख रहे हो, इमीडिएटली $2,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके बाहर जाता है तो $2,200-$2,500 इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। बाकी लंबे समय के लिए देख रहे हो इथेरियम और बिटकॉइन, आपको निराश नहीं करना चाहिए। लेकिन 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा। और 5-10% का एक्सपोजर है तो यहाँ पर आपको वैसे भी जो है लेने की कोशिश कीजिए, अपना सब कुछ लगाने की कोशिश मत करिए और रिस्क उतना लीजिए जितना झेल सकें। और अपने जो है बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के कुछ नहीं करना चाहिए इस मार्केट के अंदर, थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को देखना। और ख़ासकर अगर 5-10% भी देख रहे हो तो 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% में कुछ करने की कोशिश करो। हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हम देख चुके हैं, वो टाइम चला गया जब ऑल्ट कॉइन्स कुछ कर देते थे, एक आधा निकल जाता था, तो इसलिए कह रहा हूँ 25% में कुछ कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टिकेंगे वो भाई लगता है बिटकॉइन और इथेरियम ही। बाकी यहाँ आपकी मर्ज़ी है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आए आपके साथ शेयर करने की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।